गया, सामूहिक नरसंहार करके भगाया गया, हजारों एफआईआर लंबित हैं, एक पर आज तक मुकदमा नहीं चला, एक को आज तक दोषी नहीं पाया गया, एक व्यक्ति को हमारे खून बहाने की सजा नहीं मिली। एक नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म सितम का सिलसिला जारी है, उसे देखकर लगता है कि कश्मीर में क्या हुआ होगा, क्योंकि 3-4 दशकों पहले जो कश्मीर का मंजर था वही मंजर आज बांग्लादेश में है। तो ये बताता है कि हिंदू समुदाय हर जगह जुल्म का शिकार हो रहा है। और इस मुद्दे पर विस्तार से अपने विचार रखने के लिए मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आनंद जी। हाँ, तो दर्शकों को बता दें कि सुशील पंडित जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो कश्मीर मामलों के एक एक्सपर्ट हैं और उनकी 91 में कश्मीर में जो हिंदू को जुल्म हुआ था उसके वो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी है। सुशील जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे देख के क्या आपको अपने घाव हरे होते नहीं दिख रहे हैं? ये 35 साल से हम लोग ये घाव लिए घूम रहे हैं और अब इनके साथ रहने की आदत हो गई है। ये घाव तब भी हरे थे और हमारी जो लगातार इसके बाद सरकारें आई, 11 प्रधानमंत्री आए, ये घाव मलहम की तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं और तब से हरे हैं और तब से रिस रहे हैं। तो कहा जाए कि अब इन्हें एक शरीर का अंग ही मान लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे इससे आश्चर्य नहीं है। मैं तो वर्षों से बार बार कह रहा हूं कि कश्मीर का अनुभव केवल एक पहली चोट के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जहां जहां हिंदू हैं वहां वहां यह चोट, ईश्वर न करे, निकट या दूर भविष्य में अवश्य आएगी। क्योंकि यदि हमने, और जैसा कि मुझे लगा, इस अनुभव से, कश्मीर के अनुभव से नहीं सीखा, तो इस चोट के बल्कि जल्दी आने की संभावना है। अभी तो खैर बांग्लादेश है, सुशील जी, उससे पहले हम पाकिस्तान में देख चुके हैं। वहां हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू बच्चियां उठाई जाती हैं, नाबालिग बच्चियां, मुश्किल से 12, 13, 14 साल की। उनका जबरदस्ती प्रौढ़ मुसलमानों से, बीवी बच्चे दार मुसलमानों से जबरदस्ती निकाह पढ़वा दिया जाता है, उनका मजहब बदल। तो एक हिंदू विध्वंस की श्रृंखला चली हुई है। और पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या रोएं, इस देश में ही अपने ही शासन, अपनी ही सेना, अपनी ही न्याय व्यवस्था, अपने ही समुदाय के बीच यदि हिंदू शरणार्थी होकर रह रहा हो 3.5 दशकों से, तो फिर क्या किया जाए? सुशील जी, अभी सरकार ने धारा 370 हटाई और कश्मीर में काफी डेवलपमेंट हुए हैं। आप इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप उत्साहित होंगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं कश्मीर में। नहीं, उत्साहित मैं था। 5 अगस्त 2019 को मैं नाच रहा था, मैं गा रहा था, मैं खुद को चिकोटी काट कर ये आश्वस्त कर रहा था कि मैं किसी सपने को नहीं देख रहा हूं, मैं यथार्थ जी रहा हूं और जो सुना है, जो पढ़ा है, वो सच है। क्योंकि मुझे लगा था कि इतने दशकों बाद इस देश को ये सुध आई है कि जिहाद का आप दिल नहीं जीत सकते, उससे आप शांति नहीं खरीद सकते, उसको आप बहला नहीं सकते, पुचकार नहीं सकते, उससे आप केवल लड़ सकते हैं यदि आपको जिंदा रहना। मुझे लगा कि इस देश को ये समझ आ गया है और 370 हटाना जिहाद को युद्ध का नोटिस देने वाली बात है।
कि ये वो 370 अनुच्छेद था जिस पर देश में लगभग एक आम राय थी कि इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको इसके सामने अदम्य राजनीतिक इच्छा शक्ति पंगु होकर के रह जाती। तो मुझे लगा कि इस नेतृत्व ने वो इच्छा शक्ति दिखाई है और ये पहला कदम है। मुझे निराशा इसलिए है कि जिन लोगों ने ये इच्छा शक्ति दिखाई उन्होंने इसे अपना आखिरी कदम माना, और इसके बाद जो जिहाद और जिहादी तत्वों को बीन बीन के चुन चुन के व्यवस्था में से निकालना था, चाहे वो व्यवस्था वहाँ की न्याय व्यवस्था हो, वहाँ की मीडिया व्यवस्था हो, वहाँ की एकेडेमिया हो, वहाँ की सिविल सोसाइटी हो, वहाँ की ट्रेड यूनियंस हो, वहाँ की पॉलिटिशियंस हो, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ का आर्ट हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, ये जितने भी वर्टिकल्स किसी सिविल सोसाइटी में होते हैं उसमें जिहाद व्याप्त था और है। उन्हें भी लगा था कि अब हमें बीना जाएगा, हमें अपने किए की सजा मिलेगी, हम पर नकेल कसी जाएगी। वो भी दुबक गए, सहम गए और इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा डंडा। 5 वर्ष हो गए, डंडा नहीं आया, बल्कि उन्हीं लोगों को बुला बुला कर पूछा गया कि अब बताइए यहाँ लोकतंत्र बहाली में आप कैसे सहयोग करेंगे, अब बताइए कि स्थितियां सामान्य करने में आपका क्या योगदान होगा। आप चोरों से कह रहे थे कि अब बताइए कोई नया रोजगार आपके लिए ढूंढा जाए कि पुराने आप ढर्रे पर चलेंगे। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि किस खुमारी में है ये नेतृत्व। इनको लगा कि पत्थरबाजी बंद कर देने से आप जिहाद के विरुद्ध युद्ध जीत जाएंगे। इनको लगा कि ढिंडोरा पीट कर जब आप बहुत सारे सैलानी इकट्ठे कर लेंगे कश्मीर में और वो पैसे खर्चेंगे तो जिहाद से आप युद्ध जीत जाएंगे। इनको लगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जब आप पहरे में तिरंगे टांगेंगे और फिर उनकी वीडियो एक क्लिप बनाकर देश भर में वायरल करेंगे तो समूचा संसार भी मान जाएगा कि कश्मीर अब सामान्य हो गया। जब आप जन्माष्टमी पे कृष्ण राधा की झांकियां निकालेंगे ढोल मंजीरे के साथ कीर्तन गाते हुए लाल चौक से और पूछेंगे कि क्या ये संभव था कश्मीर में 370 से पहले, तो लोग बिल्कुल मान जाएंगे कि कश्मीर बदल गया। तो आप ये कहना चाहते हैं जी पंडित सुशील जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर से 370 हटाना एक पेड़ की पत्तियां तोड़ने जैसा है, अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ पे प्रहार नहीं किया गया है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, टहनियां छाटी गई। अब देखिए सामान्य स्थिति हो गई है, इसके लिए बंकर हटा लिए गए, इसके लिए चेक्स हटा लिए गए। जहां पूछा जाता था कि आपकी आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये पूछना बंद कर दिया गया। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस बंद हो गए, कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस बंद हो गए। जब बंकर हटा लिए गए तो कहा देखिए साहब इससे बहुत सहमते थे, शिनाख्त पूछे, आइडेंटिटी कार्ड मांगे तो इससे अपमानित अनुभव करते थे लोग। अरे भाई, आप एक जिहाद, उस जिहाद से जो वहां की नस नस में व्याप्त है, मोहल्ले चप्पे चप्पे पर है, आप उससे ऐसे लड़ेंगे, उसका दिल जीतेंगे। तो ये जो स्थिति है ये खुद को भ्रम में डालने वाली स्थिति थी। जिहाद को भी लगा कि वहां पाकिस्तान जो उसका पोषक है वो आ गया है भीख का कटोरा हाथ में लेकर, और जो वहां की कश्मीर की स्थानीय पार्टियां हैं वो सत्ता से बाहर हैं। तो दोनों पोषक तत्व जब किनारे पर कर दिए गए हों तो जिहाद क्या करेगा? ये एक सामान्य ज्ञान की बात है। वो अपनी जान और अपना माल बचाएगा, वो अपने लड़कों को पत्थरबाजी में नहीं झोंकेगा, वो हड़तालों में अपना वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करेगा, वो अंडरग्राउंड होगा, वो लो कॉस्ट वॉरफेयर लड़ेगा, वो उस समय की प्रतीक्षा के लिए अपने सब कुछ चीजें बचाएगा जब स्थितियां अनुकूल हों। तो इन्होंने बड़े एनकाउंटर्स बंद किए, छोटे हथियार लेकर टारगेटेड किलिंग शुरू, पत्थरबाजी बंद की क्योंकि अब शासन उन्हें FIR से नहीं बचाएगा। महबूबा और मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जेल भेजने से रोकने के लिए सत्ता में नहीं है, तो उन्होंने पत्थरबाजी बंद कर दी। हमने सोचा कि जिहाद ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वापस पेशावर चला गया, वापस रावलपिंडी चला गया। इस तरह की बचकानी मूर्खता जब हमारा नेतृत्व करता है
और फिर कहता है क्रिकेट के स्कोर की तरह कि 2 साल पहले, 4 साल पहले कितनी पत्थरबाजी थी, अब कितनी है। पहले कितने एनकाउंटर थे, अब कितने हैं। पहले कितने हड़ताल थी, अब कितनी है। अरे साहब, अगर ये सवाल अमेरिका पूछता ना कि 2001 के बाद कितने 9/11 हुए, तो फिर उनका तो होमलैंड सिक्योरिटी का बजट 1/4 रह जाना चाहिए था। पिछले साल ये आज तक का सबसे बड़ा बजट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जिहाद ताक में है। वो केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है कि जैसे ही आप आश्वस्त हुए कि अब आप सुरक्षित हैं, वो ऐसी जगह मार मारेगा कि आपसे कराहते नहीं बनेगा। वही हम हमारा नेतृत्व, और आपकी बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। पिछले 6 महीने में जो कहा जा रहा है कि लगभग 400 पाकिस्तानी आतंकवादी घुस आए हैं और छोटे गुटों में बैठ के हमले कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जो आप बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, उसी का नतीजा है। थोड़ी सी सिक्योरिटी कमज़ोर हुई और उन्होंने घुस के हंगामा उठाना शुरू कर दिया। सिखोड़ी में बस पर अटैक, अमरनाथ यात्रियों पर अटैक, सेना के बंकरों पर अटैक, सेना के शिविरों पर अटैक, लगातार कई घटनाएं हम पिछले दिनों देख रहे हैं। तो आपकी निराशा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उससे? देखिए, ये यहाँ अद्वैत है, द्वैत नहीं है। इस वक्त स्टेट और सेंटर एक ही है। वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इसलिए है क्योंकि वहां एक गवर्नर का पद है। इस वक्त कश्मीर चल रहा है होम मिनिस्ट्री के कश्मीर सेल से, ठीक गृह मंत्री की निगरानी। सारे निर्णय वहां होते हैं, सारे मूल्यांकन वहां होते हैं, सारी नीतियां वहीं बनती हैं। जो थोड़ा बहुत गवर्नर के माध्यम से करना होता है वो उन्हें बतला दिया जाता है। इस समय कोई बहाना नहीं है कि अब्दुल्ला मान नहीं रहे या मुफ्ती आनाकानी कर रही है, नखरे कर रही है। ऊपर से नीचे तक पूरी बागडोर 5 साल से अधिक हो गए, 2018 से केंद्र के हाथ में है। तो आप प्रश्न किसी और से पूछ भी नहीं सकते। जो कुछ निर्णय, अब 370 हटाने का निर्णय लिया, लेकिन 8 ही महीने बाद एक गजट नोटिफिकेशन में डोमिसाइल लाद दिया गया कश्मीर को, और उसमें 370 जैसे प्रावधान फिर से लौट के आ गए, जिसमें कहा गया कि जो 15 साल से कश्मीर में रह रहे हैं वही कश्मीर के स्थायी नागरिक माने जाएंगे। उन्हें वहां की सभी नौकरियों पर एकाधिकार होगा। तो फिर 370 हटाने के पाखंड की क्या आवश्यकता है? कौन जाएगा अब कश्मीर वहां पर रहने बसने, जबकि वहां अब भी जान और माल की सुरक्षा तय नहीं है, और ऊपर से आपके बच्चे वहां नौकरियां नहीं कर सकते। कल को एक सरकार आएगी, अभी आपने नौकरियों पर एकाधिकार दिलाया है, जमीन पर एकाधिकार दिलाया है, और बहुत से इस तरह के प्रिविलेजेस लाद कर 370 को बैकडोर से पुनर्स्थापित कर देंगे। तो क्या किया आपने? वही ढाक के 3 बार। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस नेतृत्व की मंशा क्या है, किसका दिल जीतने चले। इसलिए निराशा होती है, क्योंकि आशा भी इसी नेतृत्व से है। मुझे मनमोहन सिंह ने कभी निराश नहीं किया, क्योंकि उनसे कभी कोई अपेक्षा नहीं थी। 10 साल यूपीए के जो मिल गया हमने गनीमत समझा, जो नहीं मिला मन महसूस के रह गए। हमने कहा जब सत्ता परिवर्तन होगा, जब असली लोग आएंगे, देशभक्त लोग आएंगे, राष्ट्रवादी लोग आएंगे, वो करेंगे। उन्हें भी देख लिया, तो अब किसकी प्रतीक्षा करें आने? तो सुशील जी, यानी कि आपने जो बातें बताई उससे साफ तौर पर ये महसूस होता है कि सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। हमें छांटना पड़ेगा कि कौन इस योग्य है, कौन इस योग्य नहीं। जो देश तोड़ने में लगे हैं उनका विकास करने से देश को नुकसान ही होगा। शायद आप यही कहना चाहते हैं? मतलब ये तो एक सामान्य ज्ञान वाली बात है ना जी, कि आप देशद्रोहियों का विकास करके उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्वयं से पूछिए, दुनिया में आज तक जिहाद का कौन दिल जीत पाया है? आपने आज तक एक ऐसे व्यक्ति को फांसी नहीं दी जो हमारे जातीय विध्वंस का उत्तरदायी था। एक भी। पूरा का पूरा समूचा हिंदू समुदाय मार कर, लूट कर, अपमानित करके, अपहृत करके, बलात्कार करके भगाया गया,
सामूहिक नरसंहार करके भगाया गया। हजारों एफआईआर लंबित है, एक पर आज तक मुकदमा नहीं चला, एक को आज तक दोषी नहीं पाया गया, एक व्यक्ति को हमारे खून बहाने की सजा नहीं मिली, एक भी अपवाद स्वरूप। जिंदा हैं ये लोग, बिट्टा कराटे हो, यासीन मलिक हो। गिलानी तो 92-93 साल की उम्र में बिस्तर पर आराम की नींद सोता हुआ मरा। मुझे यही दुख था कि वो फांसी पर लटका नहीं था। तो आपने किसे न्याय दिलाया? किसी को नहीं। किसको अपने घर वापस पहुंचाया? किसी को नहीं। तो फिर क्या किया? कैसे होगा मूल्यांकन? मूल्यांकन इस तरह होगा कि पत्थरबाजी रुक गई है, मूल्यांकन इस तरह होगा कि हाईवे बन गए हैं, टनल बन गई है, मूल्यांकन इस तरह होगा कि अब वहां भर भर के सैलानी आ रहे हैं जो पैसे खर्च रहे हैं, और वो जो पैसे खर्च रहे हैं वो घूम फिर कर जिहाद की मदद में जा रहे हैं। नहीं, मूल्यांकन ऐसे होगा कि जब कश्मीर में वापस कश्मीरी पंडित बसाए जाएंगे, मूल्यांकन तब होगा जब कोई भी जिहादी सिर उठा के नहीं जी पाएगा। जब मूल्यांकन तब होगा जब जिहादियों के दिल में खौफ पैदा होगा। वैसे रोशनी जी, एक आखिरी सवाल ये है, ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बहुत लोग सुनेंगे, बहुत लोग देखेंगे। शॉर्ट में, आखिरी में आप जो चीज़ें बाकी हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो सरकार करना चाहिए था, जो सरकार कर नहीं पाई, आप हमें पॉइंट वाइज बता दीजिए ताकि ये बात आगे तक पहुंच सके। जी आनंद जी, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि आज तक इन 35 वर्षों में किसी सरकार ने इस बात की पुष्टि तक नहीं की कि हमारे साथ हुआ क्या। कोई हाईवे पर, रेलवे पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो एक जांच बैठती है, वो पता करती है कि ये ह्यूमन एरर था, टेक्निकल एरर था, क्या प्रॉब्लम है, उसकी रिपोर्ट सामने आती है। यहाँ पूरा का पूरा हिंदू समाज खदेड़ कर घाटी से खाली करा लिया गया। आज तक किसी सरकार एक श्वेत पत्र जारी नहीं किया कि हमारे साथ हुआ क्या। हमें प्रवासी, माइग्रेंट कहा जाता है, मानो हम स्वेच्छा से नहीं। ये पाखंड की पराकाष्ठा है। तो कम से कम सरकार ये बताए, खुद को बताए, आने वाली पुश्तों के लिए दर्ज करे कहीं पर कि कश्मीर से हिंदू संहार हुआ था और घाटी खाली करा ली गई थी। जो काम औरंगजेब के जीते जी नहीं हो सका, वो आजाद भारत 15 लाख की फौज के होते हुए, एक एटमी शक्ति संपन्न भारत में न्यायालयों की श्रृंखला होते हुए, एक फ्री प्रेस होते हुए, एक पार्लियामेंट होते हुए, इस पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स की अवधारणा होते हुए उस पर भारत सिग्नेटरी है। ये हुआ तो कैसे हुआ? इस पर कोई आधिकारिक आलेख अभी तक नहीं, एक व्हाइट पेपर। शर्म की बात है। दूसरा, आज तक किसी भी पीड़ित को, जीवित अथवा मृत, न्याय नहीं मिला। कोई उससे उसकी टेस्टिमनी, उसकी गवाही लेने नहीं गया। कोई उससे यह पूछने नहीं गया, चिन्हित करो किसने मारा था ताकि हम सजा दे सकें। नहीं, ये पीढ़ियां खत्म हो रही हैं, मर रही हैं, लेकिन उनसे कोई उनको न्याय देना प्राथमिकता ही नहीं। तो आप न्याय भी नहीं कर रहे हैं उनके साथ। तीसरा, आज तक एक पॉलिसी नहीं बनी कि हमारा होगा क्या, करेंगे क्या हमारे साथ। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई व्हाइट पेपर नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम पढ़ के कह सकें कि अच्छा ये माइलस्टोन्स तय हुए हैं, ये इस समाज के साथ करना है। रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड एक कमिटमेंट होना चाहिए। तो जब जेनोसाइड की एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है तो उसके रिवर्सल का कमिटमेंट कहां से आएगा? आप वहां नौकरियों की बारिश करने में लगे हैं, आप वहां हजारों करोड़ रुपए बांटने में लगे हैं, आप वहां विकास की गंगा बहाने में लगे हैं, जबकि वही सैयद अली शाह गिलानी, जब आपने पहली बार 80,000 करोड़ पैकेज की घोषणा की, उसने खुलेआम ऐलान किया था कि अगर आप हमारी सड़कें सोने की भी पाट देंगे, हम आजादी का मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सी सनक है, मुझे समझ नहीं। तो ये 3 काम ही कर दीजिए। हमें खैरात आपसे नहीं चाहिए,
आप ये 3 जी। काम कर दीजिए, हम अपना जीवन संभालेंगे। मतलब व्हाइट पेपर आवे कि क्या-क्या हुआ था, पीड़ितों को न्याय मिले और जी, जिहादी तत्वों की पहचान करके उन्हें सज़ा दी जाए। 3 बातें जी। आप और कहना आगे आपकी पॉलिसी क्या रहने वाली है कश्मीर में? कश्मीर में आपको चैलेंजेस क्या हैं? जब तक आप ये कहेंगे कि वहाँ अलगाव है, वहाँ भटकाव है, वहाँ अभाव है, तब तक आप पाखंड कर रहे हैं अपने साथ भी और वहाँ के पीड़ितों के साथ। आप कहिए साफ-साफ वहाँ जिहाद है, वहाँ हिंदू संहार है, वहाँ भारत को टुकड़े करने के कार्यक्रम बन रहे हैं, तब बिल्कुल। ना आप निपटेंगे। आप सच बोल के राज़ी नहीं हैं, आँख खोल के देखने को राज़ी नहीं हैं। आप पाखंड पे पाखंड कर रहे हैं। तो कैसे आप मतलब संगीनों के साये में वहाँ योगाभ्यास करेंगे और ये जतलाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ सामान्य है। तो फिर सामान्य होगा कब? नहीं हो सकता है। जब तक हम स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे कि स्थिति तब तक उसको सुधारे हैं कैसे? हमें पहले रोग की पहचान करनी पड़ेगी तब रोग का उपचार होता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के नीति नियंत्रक इस बात को सुनेंगे और कुछ सोचें शायद। हमारा काम आवाज़ को उठाना है और जो जी, आनंद जी, नशे आपने में ये अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हालाँकि मैं ये कई बार कह चुका हूँ, लेकिन मैं इसको लाखों बार दोहराने को तैयार हूँ, यदि कोई कान खोल के सुनने को राज़ी है। जब तक बहरी कानों में धमाका सुनाई न दे तब तक हमें ये बात रखनी ही पड़ेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद इस अवसर के लिए। नमस्ते।